अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 6 एपिसोड नंबर 7। दोनों रेस्टोरेंट पहुंचकर अपने टेबल पर बैठे अपनी ऑर्डर आने का वेट कर रहे थे। बकौल आर्यान उन नदीदों की तरह उसके इर्द गिर्द लड़कियों को ढूंढने में मसरूफ़ था, जबकि आर्यान अपने मोबाइल पर कुछ टाइप करने में मसरूफ़ था। अल्लाह बचाए इन हसीन ज़ालिमाओं से, कैसे अपने आप में मगन है, इर्द गिर्द का होश ही नहीं है। कोई हसीन मुंडा इनके इर्द गिर्द बैठा हुआ है। मजाल है इतनी हसीनाओं में से किसी एक हसीना ने भी नज़र घुमाकर मेरी तरफ देखा। उनने अपना कोट सेट करते जले बुले अंदाज में कहा था। लगता है सबकी सब अंधी हैं, आंखों पर मोतिया चढ़ा हुआ है, जो इस हसीन मुंडे को देख नहीं पा रही। उन्हें वहाँ से उठकर जाती एक लड़की को देखकर कहा। उनको लगता था कि वो उठ रही है तो एक नज़र उस पर डालकर ही जाएगी, लेकिन वो उसे इग्नोर किए वहाँ से चली गई। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें आखिर किस बात से इतराज़ है, अपने इग्नोर होने पर या लड़कियों के अपने आप में मगन होने पर? बार बार इसे एक ही बात को अलापते देखकर आर्यान ने तब कर उससे पूछा था। ऑफ कोर्स मुझे अपने इग्नोर होने पर बुरा लग रहा है। वो सारी की सारी ना देखती, लेकिन वो लंबी चोटी वाली तो एक प्यार बड़ी नज़र से देख लेती। बाकी सब ने तो लगता है गधों के बाल उतार कर लगा रखे हैं, लेकिन इस चोटी वाले की नेचुरल लग रही हैं। इसलिए मेरा चोटी के साथ साथ चोटी वाली पर भी दिल आ गया है। उनने दिल के मुकाम पर हाथ रखते ठंडी आह बढ़ी। उन बेटा तेरा कुछ नहीं बन सकता, अपने इस नदीदेपन की वजह से आज तक सिंगल है, कोई लड़की तेरी तरफ नहीं देखती। आर्यान ने इसके नदीदेपन पर तंज किया। ओह हेलो मिस्टर आर्यान शाह, क्या मेरे मुंह पर लिखा हुआ है मैं नदीदा हूँ, जो लड़कियां मेरी तरफ नहीं देखती? उन्होंने जलकर आर्यान से कहा। इसके पूछने पर आर्यान ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है, तो मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। अल्लाह तुझे पूछे। अब देख मैं कैसे उस लंबी चोटी वाले को इम्प्रेस करता हूँ। उन्होंने कशवा की तरफ इशारा किया, जिसकी पीठ ऊन की तरफ थी। और ये लंबी चोटी वाली, पूरे 5 घंटे मिरर के सामने खड़े होकर खुद को लश-पश करके आया हूँ। तुम्हारी एक नज़रे करम का तो हकदार हूँ ना मैं? मेरी तरफ भी देख लो। ओन थोड़ी ऊंची आवाज़ में एक स्टाइल से बोला। वहाँ पर उन सब लड़कियों में से सिर्फ एक कशवा की ही लंबी चोटी थी, इसलिए ओन की ऊंची आवाज़ में कहने पर मुड़कर उनकी तरफ देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हुए थे। ओए छोटे काके, तुम जैसे ठीक से खाना खाना भी नहीं आता। कशवा जल्दी से होश में आती इस दिन वाले लड़के को याद करते हुए ऊंची आवाज़ में बोली। अब की बात ध्यान करने पर उनको याद आई, ये तो उस दिन वाली लड़कियां ही हैं। और शिट यार, इस दिन वाली डेमो से पंगा ले लिया। यार अब कुछ कर, उन्होंने जल्दी से आर्यान को कहा। छोटे काके, तुम्हारी शक्ल देखकर तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि तुम लशपश कर रहे हो। ऐसा ज़रूर लग रहा है कि जैसे अभी घर पर झाड़ू पोछा लगा कर आए हो। कशवा ने उसके पास आकर उसके लशपश वाली बात पर टोंट किया। और लंबी चोटी, अब क्या तुम्हारी तरह 80 किलो पाउडर मुँह पर थोप कर आता? अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे ही बहुत हसीन हूँ। मुझे तुम्हारी तरह इस 80 किलो मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। उन भी कहाँ चुप रहने वाला था, हिसाब बराबर किया, जबकि आर्यान साइड पर बैठा इनका झगड़ा एंजॉय कर रहा था। अले छोटे काके को भी लशपश करना है, पहले ठीक से खाना खाना तो सीख लो, फिर लशपश करना भी सिखा देंगे। विश्वा ने बढ़कर उसके दोनों चिक्स खींचे। ये क्या बदतमीज़ी है? मैं तुम्हें सच में कोई छोटा बच्चा नज़र आ रहा हूँ जो तुम मुझे बच्चों की तरह मेरी चिक्स खींच रही हो? उन्हें उसके हाथ झटके। अब अगर तुमने मुझे छोटा काका कहा तो मैं तुम्हारी ये जो तेल चोरी कर करके चोटी लंबी की है, इसे काट डालूंगा। उन्होंने उसकी चोटी हाथ में पकड़े धमकी दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत छोटे काके कि तुम मेरी चोटी पकड़ोगे? कशवा ने गुस्से से जो इसके पीछ 2 कदमों का फासला था वो भी तय किया और आगे बढ़कर उनके बाल हाथों में जकड़ लिए। मेरे बाल छोड़ो जाहिल लड़की, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा हम रेस्टोरेंट में हैं और यहाँ इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। उन इर्द गिर्द लोगों को खुद की तरफ देखते हल्की सी आवाज़ में गुराया। जब तुमने मेरी चोटी पकड़ी हुई थी तब कोई नहीं देख रहा था, अब खुद पर बनाई है तो सब देख रहे हैं। वाह छोटे काके वाह, तुम ऐसे नहीं मानोगी। लो देखो, फिर मेरे अकेले की ही इंसल्ट क्यों हो? तुम्हारी भी साथी हो। उन भी उसके बालों को हाथों में जकड़ गया। उन दोनों को हाथापाई पर उतरता देख जल्दी से आर्यान और कशवा की फ्रेंड्स उनके पास आई। उनकी क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो उसके बाल। आर्यान ने जल्दी से आगे बढ़कर उनके हाथों में से कशवा के बाल छुड़वाए। टाइन चुड़ैल, अगली दफ़ा मेरे सामने आई तो मैं तुम्हारी ये चोरी के तेल से बढ़ाई हुई चोटी काट दूंगा। उन जैसे आर्यान ने पकड़ा हुआ था और अपने साथ लेकर जा रहा था। जाते जाते भी उसे धमकी देना ना बोला। छोटे काके, तुम अगली बार मुझे ज़रूर नज़र आना, मैं तुम्हारे लिए फीडर लेकर आऊँगी और साथ चूसनी भी। फिर सारा दिन अपनी इस चूसनी जैसे मुंह में डालकर घूमना। वो कशवा थी, कहाँ किसी का उधार रखने वाली थी। हाँ तो जिसे खाना ना खाना आता हो वो छोटा काका ही तो होता है। कशवा अपनी मुस्कुराहट जब्त किए बोली। यार कशवा, तुम यहाँ खाना खाने आई थी या झगड़ने? कशवा के एक दोस्त ने गुस्से से उससे पूछा। अब इस छोटे काके ने झगड़ा शुरू किया तो इसमें मेरा क्या कसूर? वो कंधे उचकाते अपना बैग उठाती बाहर निकल गई। तुम यहाँ खाना खाने आई थी या दूसरों से झगड़ने? तुमने तो कसम खा ली है हर जगह अपनी साथ साथ मेरी भी इंसल्ट करवाने की, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ खाना खाने नहीं आती। तुम या तो बाहर आकर छिछोरी हरकतें शुरू कर देते हो या किसी से झगड़ने लग जाते हो। बाहर लाकर आर्यान ने उसकी क्लास ले डाली। यार तो मुझे ऐसे क्यों खींच लाया? उस छोटी वाली की चोटी तो काटने देता। उन उसकी बात को इग्नोर किए बोला।
तूने उसकी छोटी बाट में काटनी थी, पहले इसने तेरी एक कैंची की तरह चलती ज़ुबान काटनी थी। आया बड़ा उसकी चोट नहीं काटने वाला। अल्लाह न करे यार, कैसा दोस्त है तू, बद्दुआएं दे रहा है। चल अब घर चलते हैं, वहाँ जाकर कुछ ऑर्डर करेंगे। और उसे पकड़ अपनी गाड़ी के पास ले आया। अरियान ने जाकर ड्राइविंग सीट संभाली। इतने में एक बच्चा उनके पास से आइसक्रीम लेकर गुजरा, जिसे वो जल्दी से खींचकर गाड़ी में बैठ गया। चल जल्दी कर स्टार्ट अब। क्या बच्चे की माँ से भी मार खिलवाने का इरादा है? उन अरियान को मुंह खोले देख आइसक्रीम का चम्मच मुंह में डालकर बोला। इससे पहले कि वो बच्चा रोते हुए अपनी माँ को लेकर उन तक पहुँचता, अरियान ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और दोनों वहाँ से निकल गए। कमीने बगैरत इंसान, लाखों का तो मालिक है और हरकतें देख अपनी चोरों से भी बढ़कर है। तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई एक छोटे बच्चे से आइसक्रीम खींचते हुए? अरियान ने उसे आइसक्रीम का खाली डिब्बा बाहर फेंकते देखकर एक मुक्का उसकी कमर में जड़ते हुए कहा। अब भूख लगी थी तो क्या करता, कुछ तो खाना ही था। बच्चे के हाथ में आइसक्रीम देखी तो सोचा इस पर ही गुजारा कर लेता हूँ। वो मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े बोला। अरियान बस नफ़ी में सर हिलाकर रह गया। अब वो उसे क्या कहता। ऐसे ही दोनों बातों में फ्लैट पर पहुँच चुके थे। मैं बहुत थक गया हूँ, अब मेरा तेरे साथ मगजमारी का कोई इरादा नहीं है, इसलिए जल्दी कर और 2 पिज़्ज़े ऑर्डर कर, मेरे रूम में पहुँचा देना। वो उसे हुक्म देता अपने कमरे में चला गया। पीछे से ओन भी पिज़्ज़े का ऑर्डर करते हुए अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद पिज़्ज़ा आया तो ओन एक पिज़्ज़ा अरियान को उसके कमरे में देता, दूसरा अपने कमरे में लेकर बंद हो गया। वहाँ की नींद की वादियों में गुम थी जब खिड़की से एक हिलोला उसके कमरे में दाखिल हुआ। वो दबे कदमों से चलता उस तक पहुंचा और फिर उसकी नाक पर क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल रखने के बाद अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अपना काम मुकम्मल हो जाने के बाद वो जैसे कमरे में आया था, रुमाल उठाते वैसे ही खिड़की से वापस चला गया। अब बस उसे सुबह होने का इंतज़ार था। सुबह वहाँ की आँख काफ़ी देर बाद खुली थी। सुबह के 9 बज चुके थे जब वो अपने बारी होते सर को थामे उठकर बैठी थी। उफ़ अल्लाह, मेरे सर में इतना दर्द क्यों है और ये सर इतना बारीक क्यों हो रहा है? लगता है कल टाइम से सो गई थी और अब भी लेट उठी हूँ, इसलिए ऐसा फील हो रहा है। इसने अपना मोबाइल उठाते हुए सोचा। ओह माय गॉड, 9 बज चुके हैं, मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। उठ बाहर जल्दी कर, फ्रेश हो और जल्दी से ऑफिस पहुँच, वरना आर्यन शाह को तुझे जलील करने का एक और मौका मिल जाएगा। वो खुद से बिड़बड़ाते हुए जल्दी से उठी और कबर्ड की तरफ भागी, लेकिन वहाँ पर खाली कबर्ड इसका मुँह चुरा रही थी। मेरे कपड़े कहाँ गए? रात को तो थे, तो फिर अब? वो जल्दी से होश में आती इधर उधर नजरें घुमाते बड़बड़ाई, लेकिन फिर साइड टेबल की राइट साइड पर गई जहाँ इसके कपड़ों का ढेर नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था। वो फिलहाल कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी, इसलिए जल्दी से उन कपड़ों की तरफ भागी। लेकिन ये क्या, कपड़े तो पहनने वाले थे ही नहीं, सारे के सारे फटे हुए थे और इनके ऊपर एक चिट पड़ी हुई थी, जिसे रवाहा ने जल्दी से उठाकर पढ़ना शुरू किया, जिसके ऊपर हैप्पी वाली गुड मॉर्निंग डियर वाइफ ही लिखा हुआ था और साथ ही हंसने वाली स्माइली बनाई हुई थी। आह आई विल किल यू, चिट का मुट्ठी में जकड़े चीखी। उसका बस नहीं चल रहा था उस वक्त अरियान शाह उसके सामने हो और उसका गला ही दबा डाले। यू विल पे फॉर दिस अरियान शाह। वो वापस आकर बेड पर बैठी थी। उफ यार, अब क्या करूँ, ऑफिस भी जाना है, इस नाइट ड्रेस में भी नहीं जा सकती, जाना भी ज़रूरी है। आज फिर जाहिल इंसान मुझसे पहले पहुँच चुका होगा। बस एक दफ़ा ऑफिस पहुँच जाऊँ, अरियान सूट समेत तुमसे बदला लूँगी। वो ख्यालों में ही अरियान शाह को हाथ करते हुए बड़बड़ाई। वो कुछ सोचते हुए उठकर नशीबा बेगम के कमरे की तरफ गई थी। मम्मा, आपके पास इस वक्त कोई ऐसा ड्रेस है जो मैं पहन सकूं? इसलिए नशीबा बेगम के कमरे में जाकर पूछा। लेकिन तुम्हें किन ड्रेस की ज़रूरत आन पड़ी? तुम्हारे पास हैं तो सही बहुत सारे। नशीबा बेगम ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। थे तो सही मामा, लेकिन आपके घटिया भतीजे ने सारे ख़राब कर दिए हैं। अरियान की हरकत याद करते गुस्से से नाक फैलाए उसने मामा को बताया। क्या कह रही है? मेरे भतीजे ने कैसे? नशीबा बेगम को कुछ समझ ही ना आया वो क्या कह रही है, और अरियान उसके कपड़े कैसे ख़राब कर सकता है, जबकि वो तो यहाँ पर है ही नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ तुम क्या कह रही हो? क्लियर बताओ, नशीबा बेगम ने सवालिया नज़रों से उससे पूछा। मामा, रात को वो चोर पता नहीं कैसे छुप छुपा कर मेरे कमरे में आया था और फिर मेरे सारे के सारे ड्रेसेस का सत्यानाश करके चला गया, जो कि आप पहनने के लायक भी नहीं रहे। वहाँ ने अपनी माँ को बताया, जिनके चेहरे पर वहाँ की बात सुनकर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मामा, आपको हंसी आ रही है? इसने अपनी माँ को हंसते देखकर सदमे से पूछा। अरियान शाह मेंशन में आया था रवाहा, इसने कितने सालों बाद इस घर में कदम रखा, ये तो खुशी की बात है ना। मुझे दादी को भी बताना चाहिए, वो तो सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। नशीबा बेगम रवाहा की अगली कोई भी बात सुने बगैर जल्दी से दादी के कमरे की तरफ भागी। ये मामा को क्या हो गया है? इसके बारे में सुनकर ऐसे भागी हैं जैसे इनकी कोई लॉटरी निकल आई हो। वो कंधे उचकाती वापस अपने कमरे में जाने लगी थी जब उसे बाहर दरवाजे पर होती बेल सुनाई दी। मामा तो गई दादी के कमरे में, लगता मुझे ही दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। वो अपने कमरे में जाने के बजाय मेन गेट की तरफ बढ़ी थी। जी आप कौन? रुवाहा ने जैसे ही गेट खोला उसे बाहर एक लड़का हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स पकड़े खड़े नजर आया। ये मिस रुवाहा के लिए है, सामने खड़ी डिलीवरी बॉय ने जल्दी से बताया। लेकिन मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, और हाँ वैसे इन बैग्स में है क्या? इसलिए हैरानगी से पूछा। ये इसमें ड्रेसेस हैं, इस लड़के ने मुद्दबाना अंदाज में जवाब दिया।
मैंने ड्रेसेस का कोई ऑर्डर नहीं दिया, इसलिए आप ये वापस लेकर जा सकते हैं। वो कहकर वापस पलटने लगी। जब डिलीवरी बॉय ने उसे रोककर जल्दी से घर का एड्रेस और नाम दिखाया, इसे देखकर वहाँ खुद भी हैरान थी। लेकिन ये ड्रेसेस का ऑर्डर मैंने नहीं दिया, तो फिर किसने दिया? इसने एक बार फिर से डिलीवरी बॉय से पूछा। मैम, शायद आपके घर में से किसी ने दिया हो। नहीं, मेरे घर में से किसी ने भी नहीं दिया। अभी भी वो डिलीवरी बॉय से पूछने में मगन थी जब उसे अपने पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दिया है ड्रेसेस का ऑर्डर। इसने पीछे मुड़कर बोलने वाली शख्सियत की तरफ देखा। दादी, आपने दिए इन ड्रेसेस का ऑर्डर? इसने दादी की तरफ हैरानगी से देखकर पूछा। हाँ बेटा, तुम्हारे सारे ड्रेसेस ख़राब हो गए हैं ना, तो इसलिए मैंने सोचा तुम्हें ज़रूरत होगी। लेकिन दादी, आपको कैसे पता चला मेरे सारे ड्रेसेस ख़राब हो गए हैं? इसने मशकूक नज़रों से दादी की तरफ देखा। वो बेटा, तुम जिस तरह की ड्रेसिंग में रोज़ाना आती जाती हो और अभी भी जिस तरह के ड्रेस में खड़ी हो, वो देखकर मुझे लगा तुम्हारे पहले वाले सारे ड्रेसेस शायद ख़राब हो चुके हैं, इसलिए अब तुम्हारे लिए नए मंगवा लेने चाहिए। तो मैंने मंगवा लिए। दादी ने जल्दी से बात संभाली। नौशीबा बेगम की बात सुनने के बाद उन्हें अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि ये ड्रेसेस का ऑर्डर अरियान शाह ने दिया होगा। वो नहीं चाहते थे कि इन ड्रेसेस की वजह से घर में मज़ीद कोई तमाशा हो या फिर वहाँ और अरियान एक बार फिर से एक दूसरे से झगड़ें। दादी सही कह रहे हैं वहाँ। नौशीबा बेगम ने भी दादी की साइड ली। वो फिलहाल ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, इसलिए दादी की बात पर हाँ में सर हिलाती जल्दी से डिलीवरी बॉय से ड्रेसेस के बैग्स पकड़ती अपने कमरे में चल दी। पीछे से दादी और नौशीबा बेगम ने सुकून का सांस लिया। नौशीबा बेटा, अब मुझे ज़रा मोबाइल ला कर दो, उनसे भी बात कर लो। दादी ने अखबार का मुआयना करते हुए नौशीबा बेगम से कहा, तो वो हाँ में सर हिलाती दादी का मोबाइल लेने चली गई। ये नहीं दादी, आपका मोबाइल। नौशीबा बेगम ने मोबाइल लाकर दादी को थमाया तो वो जल्दी से उन के कॉल करने लगे। अस्सलाम वालेकुम उन बेटा, कैसे हो तुम? कॉल अटेंड होते ही दादी ने सलाम दुआ की और फिर सारा प्लान उनको समझाने के बाद जल्दी से कॉल कट कर दी और मोबाइल में से उन का नंबर डिलीट करने के बाद कॉल लिस्ट में भी से डिलीट कर दिया। दूसरी तरफ से उन भी नंबर डिलीट कर चुका था। वो लोग रवाहा और रेयान को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए कोई भी सबूत नहीं रखना चाहते थे जिस पर उन्हें कोई शक हो।